जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। कैसे आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है, तो फिर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जबरदस्त लेवल पर मैथ का मॉक टेस्ट फर्स्ट। ठीक है भाई, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं एनटीपीसी या और भी आने वाले एग्जाम के लिए, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ मैथ्स के, है ना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने थंबनेल पे एनटीपीसी लिखा है तो ये केवल एनटीपीसी में ही आएंगे। भाई ये क्वेश्चन मैथ के हैं, ये किसी भी एग्जाम में आएगी। ठीक है, आप आगे कोई से भी एग्जाम अगर दोगे कंपटीशन का और जिसमें मैथ पूछा जाता हो, भाई किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाता हो, ये क्वेश्चन या इनकी तरह कोई भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, संख्या बदल सकती है या मेथड सेम रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, संख्या बदल सकती है, पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेथड लगने वाला है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए भाई जरूर ये मत सोचे कि एनटीपीसी के लिए ही है। तो भाई जिनका आगे कोई भी एग्जाम आ रहा हो, चाहे यूपी पुलिस को लेके, जैसे आप जानते हैं कि वैकेंसी आउट हो चुकी है, और जिसने एक बार मैथ कंप्लीट कर लिया है अपना, वो इनको देख सकता है आसानी से। ठीक है, और जिसको थोड़ा बहुत भी मतलब आपने सिलेबस अपना खत्म कर लिया फिर भी हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, तो भाई इनको लगाइएगा अच्छे तरीके से। मैं आपको कराने वाला हूँ 20 क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त लेवल पर हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, जल्दी से। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, जल्दी से पढ़िए और इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सबसे शुरू में ही किसका, नाव और धारा का क्वेश्चन है। और भाई देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो चलो इसे करते हैं। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल कितनी दी है। शांत जल में एक नाव की चाल मान लीजिए हम एक्स है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, एक्स। वो कितने है, 11 किलोमीटर पर घंटा। 11 किलोमीटर पर घंटा यानी कि 1 घंटे में कितने जाती है वो नाव, 11 किलोमीटर जाती है। ठीक है, यदि नाव धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो भाई क्या होगा, सापेक्ष चाल का कंसेप्ट लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे धारा की चाल और नाव की चाल अगर मैंने एक्स मान ली, तो धारा की चाल अगर मैं यहाँ पे वाई मानता हूँ, धारा की चाल वाई मानता हूँ, तो भाई धारा के प्रतिकूल यानी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कितना जाएगी भाई, 9 किलोमीटर, वो 19 किलोमीटर जाएगी 2 घंटे में। 19 किलोमीटर जाएगी भाई 2 घंटे में। तो भाई 1 घंटे में कितनी जाएगी, बटे 2 कर देंगे। अगर भाई 2 घंटे में 19 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, बटे 2 कर देंगे, यानी कि 1 घंटे में जाएगी इतने किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो बताओ कितना जाएगी भाई, 9 दूनी 18 यानी कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.5 किलोमीटर पर घंटा जाएगी। ठीक है, धारा के प्रतिकूल और ये जाएगी अकेला शांत जल में। तो भाई उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है कि बताइए तब धारा की गति बताने, धारा की गति बताने। भाई हमें नाव की गति पता है और इस इक्वेशन में 11 का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या का वाई का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए 9 पॉइंट एक्स में से यानी कि 11 में से क्या घटाया जाए जो 9.5 चला जाए, 9.5 आ जाए, तो भाई कितना घटाना पड़ेगा, लगभग 1.5 घटाना पड़ेगा, है ना। 1.5 ही तो कम है इसका। या आप ऐसे कर लीजिए 11 - y बराबर 9.5। तो भाई यहाँ से y इधर जाएगा, 9.5 इधर आ जाएगा, तो y बराबर 11 माइनस 9.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी किसकी गति है भाई, ये किसकी गति है, ये गति है भाई धारा की। किसकी गति है, धारा की। जो पानी होता है ना, पानी की लहर की गति है। आप अगर देखना, जब शांत जल रहेगा ना, शांत रहेगा, पानी शांत रहेगा, तो स्पीड जो होगी वो फास्ट होती है। ठीक है, और अगर भाव ज्यादा रहेगा, पानी का भाव ज्यादा रहेगा, और आप उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर आप नाव को दौड़ाओगे, तो भाई जितनी स्पीड से आप शांत जल में जाओगे उतनी स्पीड से नहीं जा पाओगे आप। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई ए यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको मेथड याद रखना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है। ठीक है, और 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी 50 रुपए किराए पर खर्च करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, लाभ हम कैसे निकालते हैं भाई,
लाभ हम निकालते हैं अगर हमें सीपी पता हो और हमें एसपी पता हो। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है या हमने वस्तु खरीदी कितने में है, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमने वस्तु बेची कितने में है, तो भाई हम प्रॉफिट या हानि कैसे पता पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखिए 10 दर्जन चॉकलेट है। 10 दर्जन चॉकलेट का मतलब क्या है भाई, 10 दर्जन चॉकलेट यानी कि 10 गुना 12, 10 गुना 12 यानी कि 120 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है भाई, 120 चॉकलेट है। और उसने क्या कहा है कि 10 दर्जन चॉकलेट को प्रति रुपए दर्जन के हिसाब से, यानी कि एक दर्जन का जो मूल्य है ना, एक दर्जन का मूल्य है 10 रुपए है। अगर एक दर्जन का मूल्य 10 रुपए है तो मुझे बताइए 10 दर्जन का मूल्य है, 10 दर्जन का मूल्य कितना होगा। तो भाई टोटल सीपी कितना आ जाएगा हमारा, 10 गुना 10 यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी चॉकलेट है, ये 120 चॉकलेट है, 120 चॉकलेट। लेकिन यहाँ पे मैंने 12 से गुना क्यों की, क्योंकि एक दर्जन में कितनी चॉकलेट होती है भाई, 12 चॉकलेट। तो 12 गुना 10 यानी कि 120 चॉकलेट हो गई। लेकिन एक दर्जन का मूल्य कितना, 10 रुपए, तो 10 दाम कितना हो जाएगी, 100, यानी कि टोटल 100 रुपए सीपी हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 चॉकलेट और खरीदता है और 2 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच देता है। तो भाई एसपी कितना आ जाएगा, यानी कि 2 रुपए की अगर जो एक चॉकलेट बेच देगा तो मुझे बताओ कितने की बेचेगा। भाई देखो 120 चॉकलेट है ना, 120 चॉकलेट है, एक चॉकलेट 2 की बेच दी तो भाई कितने की टोटल टोटल बिकेगी, तो आप कहोगे 12 12 दूनी 24 यानी कि 240 रुपए की चॉकलेट बेच देगा। ठीक है, 240 रुपए। अच्छा, उसने आगे क्या कहा है, यदि व्यापारी 50 रुपए किराए पर खर्च करता है। भाई मुझे बताओ, वो चॉकलेट लेने गया, उसकी किराया भी तो लगा होगा, पेट्रोल भी तो गिरा होगा गाड़ी में, हाँ है ना। तो तो भाई वो भी तो उसके सीपी में काउंट होगा, वो भी तो उसके सीपी में काउंट होगा, क्योंकि भाई चॉकलेट उसको 100 की नहीं पड़ी, चॉकलेट तो उसे 150 की पड़ गई ना। क्यों, क्योंकि उसने 100 की तो चॉकलेट लेकर आया और 50 रुपए का उसने तेल फूक दिया। तो भाई टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका वो 100 प्लस 50 होगा, यानी कि जो किराया जुड़ेगा वो किसमें जुड़ेगा, सीपी में, यानी कि टोटल सीपी कितना हो गया, 150 रुपए हो गया। और भाई चॉकलेट बेगी कितने में, 240 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, आप ही बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ, 150, 150 और ये कितना होगा, कितना ज्यादा है 150 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे भाई जी 90 रुपए ज्यादा है, यानी कि 90 रुपए का क्या हो गया भाई, उसको प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। परसेंट पे पूछा, परसेंट पे बदलने के लिए सीपी मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऊपर नीचे क्या रहेगा, सीपी, नीचे क्या रखते हैं भाई, सीपी, यानी कि 150 का क्या हुआ, 150 का सीपी हमारा गुना में क्या करते हैं 100%, परसेंट बदलने के लिए। ठीक है, 50 दिया 150, 50 दूनी 100 और यहाँ से 3 से कितने बार जाएगा 90, 30 बार, 30 दूनी 60, यानी कि 60% का क्या हुआ है भाई, उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 60% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो क्या आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। देखिए ये भी सवाल जो है आरआरबी जेई 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और सवाल को करने की कोशिश करना है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई कि जो भी आपको सवाल समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, मुझे बताइए कि भैया जी मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, ये सवाल में मुझे डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी परेशानी कहाँ है तो मैं कैसे अपने आप में मैं अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट लाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज जहां भी आपको दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि अगले प्रैक्टिस सेट में मैं उन गलतियों को सुधार सकूं या मैं और बेहतर बना सकूं अगला प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको समझ में आने वाले बने। ठीक है भाई, चलो अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में क्या लिखा है कि एक थोक व्यापारी 45,000 का माल खरीदता है। ठीक है, निर्माता 15% की व्यापार छूट और 10% की अतिरिक्त छूट स्कीम पर प्रदान करता है। दोनों छूट के बाद शुद्ध मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, देखो भाई 45% का क्या है, उनने एमआरपी है, 45% 4500 क्या है उसका एमआरपी है। उसने क्या कहा है भाई, 15% की छूट दी पहले, फिर 10% की छूट दी, 15% की छूट दी पहले उसने, फिर उसने 10% की छूट दी। तो भाई आप मुझे बताइए, आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई से भी मेथड करेंगे, कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे इसको फ्रैक्शन से करेंगे। मुझे बताइए 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे 3/20, 3/20। तो भाई अगर वो वस्तु 20 रुपए की है तो उसने कितने की छूट दी, 3 की छूट दी, तो बिकी कितने में, 17 में। कितने में बिकी, 17 में, यानी कि 20 में से 17 में बिकी है, 20 में से 17 में बिकी है। क्यों बिकी है, क्योंकि उसने पहले इस पे कितना दिया है, 15% की छूट दे दी है, 15% की छूट दे दी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या किया, फिर 10% की छूट दे दी। 10% की फ्रैक्शन बताइए, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर वस्तु 10 रुपए की है भाई
तो वो वस्तु बिकेगी कितने में छूट देने के बाद? आप कहोगे भाई जी एक कम में। कितने बिकेगी? जैसे यहाँ पे 3 कम में बिकी है, यहाँ से ऐसे बिकेगी एक कम में, यानी कि 10 की वस्तु कितने बिकेगी? 9 में बिकेगी। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे अब क्या कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना। अब सोल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस एक जीरो से एक जीरो कट गई, और यहाँ पे देखो भाई कितना हो गया, 2 से कितने बार जाएगा? ये 2 से जाएगा 225 बार, 225 बार, यानी कि 225 गुना 17 गुना 9। आप देखिए यहाँ पे 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ये 5 और 4 9, यानी कि पहला ऑप्शन देखिए मल्टीपल नहीं है 9 का। दूसरा ऑप्शन देखिए 5 5 10 2 12 12 और 7 19, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए 5 5 10 10 और 8 18 और 3 21, 18 और 3 21 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 5 और 2 7 7 और 4 11 और 4 15 और 3 18, 18 भाई 9 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि हमें पूरी पूरी जो है ना कैलकुलेशन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, पूरी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए, हमने 9 का मल्टीपल चेक किया, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कितने है भाई? 34,425 रुपए। 34,425 रुपए का क्या है? उसका शुद्ध मूल्य है, जो उसने जितने वस्तु पर उसने पे की है। ठीक है, 45,000 था, कितना हो गया? 34,000। क्यों हो गया? क्योंकि पहले 15% की छूट मिली, फिर उसके बाद 10% की छूट मिली। समझ पा रहे हैं आप? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल करिएगा। श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और सफाई पर खर्च करते हैं। वह शेष राशि का आधा हिस्सा प्रत्येक महीने बचाता है। यदि वह हर साल 1,80,000 रुपए का निवेश बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या करनी है भाई? उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो भाई, मान लीजिए अगर किसकी क्या नाम है? हरि। हरि है, एक व्यक्ति हरि है। हरि की जो आय है वो ए है। हरि की आय भाई कितनी है? ए है। अच्छा, उसने 36% क्या कर दिया? खाद्य पर। 36% ने क्या कर दिया भाई? 36% फूड फूड आइटम पर उन्हें खर्च कर दिया। तो 36% की आप मुझे फ्रैक्शन बताइए भाई, 36% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपको 36% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 36/100 है ना, 36/100, 4 नहीं 36, और 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो अगर टोटल 25 है, अगर उसके टोटल 25 है, तो 9 उसने काय में खर्च कर दिए भाई? 9 उसने काय में खर्च कर दिए? आप कहोगे भाई 9 उसने खर्च कर दिए खाद्य में। तो बचाए कितने भाई? उसने बचाए कितने? आपको 16, यानी कि 25 में से 16 तो उसने बचाए होंगे, हाँ है ना? 25 में 16 तो बचाए होंगे, तो भाई ये उसकी आएगी अब खर्च करने के बाद आएगी। ठीक है, अच्छा उसने क्या कहा है फिर? और शेष राशि का 25% कपड़ों पर। शेष राशि का 25%, तो भाई मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपको होगा जी 1/4। तो यानी कि अगर उसकी आय 4 है, तो 4 में से 1 उन्होंने खर्च कर दिया कपड़ों पर, तो भाई बताए कितने हो गए? 4 में से आपको भाई 4 में से 3 बचाए होंगे। इसी तरीके से करने भाई आपको एग्जाम में भी इसी मेथड से हर एक क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। जितना आपको आता है, जो आपको आता है उसको छोड़ देना है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आपके नोट्स बनाने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आराम आराम से देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अच्छा, शेष राशि का आधा हिस्सा प्रत्येक महीने बचाता है। तो भाई शेष राशि का आधा हिस्सा यानी कि 1/2, आधा कितना? 1/2, यानी कि 1/2 क्या करता है? बचाता है। 1/2 वो बचाता है। तो लेकिन उसने क्या कहा है? प्रत्येक महीने बचाता है। लेकिन यदि वह हर साल कितने रुपए बचा रहा है भाई? हर साल बचा रहा है वो 1,80,000 रुपए बचा रहा। भाई ये तो हमारी मंथली बचत आई है। कितनी है मंथली बचत? हमें दी है वार्षिक बचत, तो क्यों ना मैं वार्षिक को भी भाई मंथली में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि जितनी बचत हमारी मंथली है उसके भी तो हमें मंथली करना पड़ेगा ना। तो 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 को भाई मैं अगर मंथली करूंगा, ये पूरे साल की है, तो 12 से मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। यहाँ तक कोई परेशानी? तो उसने क्या कहा है? तो उसकी मासिक आय बताओ। मासिक आय नहीं बता सकते भाई हम इसकी? बिल्कुल बता देंगे। देखो कितने आएगा? 6 दूनी 12 और 6 से 36 18 है ना, 1 2 है ना, 1 2 3 4, 2 से 2 कट जाएगा पूरा। और उसके बाद देखिए कितना कितनी बार चला जाएगा भाई ये? 4 चौक 16, 4 चौक 16, और भाई ऐसे 4 से 12, 12 से काट लीजिए पूरा। 12 से कितनी बार जाएगा ये? 12 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 2 जीरो होगा ये। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, और 25 की में गुना करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 25 25 625, यानी कि 625, और फिर लग जाएगी 2 जीरो।
यानी कि 62,500। उसकी जो आय भाई वो कितनी है, 62,500। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से आपको करना है। देखिए पहले हमें क्या दी थी, हमें पहले देता 36% वो क्या कर रहा है, खाद पे खर्च कर रहा है। 36% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 9/25। इसका मतलब अगर 25 उसकी आय है तो 9 खर्च कर रहा था, भाई बचा कितना रहा है, बचा रहा है 16, यानी कि 25 में 16 बचा रहा है, तो इसकी बचत आ गई। अच्छा फिर उसने 25% किस पे खर्च कर दिए, कपड़ों पर खर्च कर दिया। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 में से कितने बचा रहा है, 3 तो बचा रहा है ना, तो 3 की गुना कर देंगे। फिर वो आधा बचा रहा है अपनी आय का, तो आधा, आधे से गुना कर देंगे। फिर ये वार्षिक थी 1,80,000, हमने उसको मंथली बना लिया, सोल्व करके एक हमारे यहाँ से आ गया, सिंपल। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, एक खास बात हो रहा है कि जिस तरीके से हम भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट कर रहे हैं मैथ का, सेम उसी तरीके से हम जीएस को लेकर, जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, एक एक टॉपिक को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। जितना प्यार आप इनको देते हो, उतना ही उनसे अधिक प्यार भाई आपको जीएस को भी दे रहे हैं। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो है भाई सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, इसे करने की कोशिश कीजिए। जैसे 9 प्लस कितना है, 9 प्लस 1, सॉरी डिवाइड है ना, 9, 9 डिवाइड, बहुत छोटा है ना, दिख नहीं रहा, 9 डिवाइड 1 प्लस 1 प्लस, और फिर ये मंझला ब्रैकेट 4, उसके बाद है गुना 5/6, है ना, 5/6 माइनस 1/3, है ना, 1/3 प्लस 1/2, 1/2, और फिर ये ऊपर बार है ना, और ये फिर बंद हो जाएगा ब्रैकेट छोटा, फिर मंझला, और फिर बड़े वाला। इसको सोल्व कीजिए, क्या आने वाला है। ठीक है, तो भाई आपने बोर्ड मास तो पढ़ा होगा भाई। बोर्ड मास सबसे पहले BODMAS, बोर्ड मास मीन्स क्या होता है भाई, देखिए बोर्ड का बी का मतलब होता है बार, बी का मतलब होता है बार, ओ का मतलब होता है भाई ऑफ, जिसका मतलब होता है गुना, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, फिर इसका एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस का निशान। तो अगर आपको किसी भी सिंप्लीफिकेशन में सारे साइन एक साथ आपको दिखे, तो सबसे पहले भाई आपको क्या सोल्व करना है, बार। सबसे पहले क्या सोल्व करना है भाई, बार या ब्रैकेट, है ना, बार या ब्रैकेट बोल दीजिए। फिर दूसरा आपको क्या करना है, ऑफ। ऑफ अगर आपको कहीं दिखे तो ऑफ सोल्व करना है। फिर आपको डिवाइड सोल्व करना है, यानी कि भाग सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। ये तो आप जानते हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें कहा है, दोनों संख्या पे बार बार लगा हुआ दिखता है, तो सबसे पहले हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो 1 - 3 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, ये 6, और भाई ये कितना हो जाएगा, 5, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 × 2, 3, 3 × 3, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 5/6। तो इसकी जगह भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/6। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/6। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 5/6। और भाई यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5/6 से 5/6 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, पूरा पर जीरो हो जाएगा, पूरा पर जीरो हो जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 1 से अगर मैं 9 को डिवाइड करूंगा, 1 से 9 को डिवाइड करूंगा, कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। ठीक है, 9 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर होने वाला है। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया सवाल है भाई ये, सीजीएल 2024 में पूछा गया है, इतना आसान लेवल का। भाई आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये बोर्ड मास वाला है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जबरदस्त लेवल पे। चलो अगले सवाल में क्या लिखा है भाई, देखो अगले सवाल में क्या लिखा है। अगले सवाल में लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 150, यानी कि एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम कितना है 150, और 150, एचसीएफ कितना है 5, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है भाई 5, एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या, यानी कि वो मान लीजिए एक्स, एक्स कितना है भाई, एक्स कितना है 30, तो दूसरी संख्या बतानी है भाई, दूसरी संख्या बतानी है। देखिए भाई अगर किसी भी संख्या की गुना, तो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आप इसे देख लीजिए, आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में, जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ है। देखिए इतने लेटेस्ट सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, है ना। 2024 में अभी एसआई का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ का। तो भाई जरूरी नहीं कि आरपीएफ में पूछा जाएगा, ये एनटीपीसी में पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा, यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, स्टेट पुलिस, एसएससी, हर किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है भाई, तो इसको लिख लीजिए। तो भाई एक संख्या क्या दी है, 30, यानी कि एक्स का मान 30,
गुना वाई, उन्होंने बताया दूसरी संख्या बतानी, यानी कि वाई मान लीजिए। तो एलसीएम कितना है भाई 150 गुना एचएफ कितना है 5। तो भाई 5 से कितने बार जाएगा 6 बार, 6 से कितने बार जाएगा 150, 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 दूनी 12 6 पंजे 30, यानी कि वाई का मान कितना आ जाएगा ऐसे 25 आने वाला है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहीं से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो लोग वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और शेयर कीजिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगले सवाल करने की कोशिश कीजिए। किसी घनाभ की 3 सतह के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी करने की कोशिश कीजिए इसे। ठीक है, देखो भाई अब तो घनाभ घनाभ का घनाभ की शेप तो आपने देखी होगी, देखी होगी भाई, इसे बोलते हैं घनाभ। देखो इसे बोलते हैं घनाभ, ये रहा घनाभ, दिख गया घनाभ। चलो ये क्या होता है भाई, इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ये क्या होती है इसकी चौड़ाई होती है यानी कि ब्रीथ, ये क्या होती है भाई इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई होती है, समझ रहे हैं आप, दिख रहा है आपको। ये थ्री डी शेप होते हैं भाई, ये देखो इस तरीके से एक बॉक्स नहीं होता, जैसे आप मान लीजिए शूज का कोई बॉक्स हो या किसी का भी आप बॉक्स मान लीजिए ना, देखो इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं। देखो ये आपको दिख रहा है, ये एक घनाभ है, ये क्या है घनाभ है, ये इसकी क्या है लेंथ हो गई, है ना, ये लेंथ हो गई इसकी, ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई हो गई, है ना, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई हो गई, इस तरीके से। ठीक है, चलो अच्छा, और ये देखिए इसने क्या दिया है, इनकी सतह का क्षेत्रफल दिया है भाई, देखो इसका पूरा का क्षेत्रफल नहीं दिया, ये देखो सतह इतनी, ये तो सतह इसकी आयतकार होती है, सतह क्या होती है इसकी आयतकार। तो भाई आयतकार का क्षेत्रफल दिया है इसने, कितना कितना दिया है, यानी कि सतह का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी, भाई इसमें तो लंबाई और चौड़ाई है, एल गुना बी कितना है 20 मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर बी गुना एच कितना दिया है, बी गुना एच कितना दिया है भाई, वो दिया है 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एच गुना एल कितना दिया है, एच गुना एल कितना दिया है भाई 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे बताइए घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का क्षेत्रफल होता है यानी कि घनाभ का आयतन, आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है भाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का क्या होता है आयतन होता है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये चीज हमें दी है, अगर भाई मैं इनकी सबकी गुना कर दूं, आपस में सबकी गुना कर दूं, तो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ जल्दी से। हमारे पास आ जाएगा एल गुना बी गुना एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि भाई देखो 2 बार एल है, 2 बार बी है, 2 बार एच है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये 32 दूनी 64 यानी कि 640 गुना, और ये कितना आ जाएगा 40। तो भाई मुझे ऐसे एल गुना बी गुना एच निकालना है, तो यहाँ से रूट चला जाएगा, यानी कि एल गुना बी गुना एच बराबर अंडर रूट 640 गुना 40। तो भाई देखो 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बाहर 8, 20 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बाहर 10, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, यानी कि 8 दूनी 16, 160 मीटर की क्यूब, क्योंकि भाई आयतन है तो मीटर की क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको। भाई ये सतह का क्षेत्रफल दिया था, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुना लंबाई, समझ पा रहे हैं आप। और यहाँ से हमने आयतन जो होता है घनाभ का एल गुना बी गुना ऐसे होता है, इसलिए हमने ऐसे इनकी गुना कर दी, इनकी भी गुना कर दी, वैसा रूट लेके हमारा आंसर कितना आ गया 160 आने वाला है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगले सवाल को पढ़िएगा। 49 गुना 51 गुना 64 गुना 37 गुना 123 को 24 से विभाजित करना। भाई 24 से विभाजित करने पे शेषफल प्राप्त शेषफल यानी कि 49 गुना 51 है ना, गुना 51 गुना 54, फिर और उसके बाद है गुना 37, उसके बाद गुना 123 किससे डिवाइड करना है भाई 24 से। बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए अगर आप इनको सबको सबकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके फिर 24 से डिवाइड करोगे, फिर आप शेषफल निकालोगे, तो भाई सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि अगर आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके फिर 24 से डिवाइड करोगे, फिर भी वही शेषफल आएगा, और अगर आप इन संख्या को अलग अलग डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा उनकी गुना कर दोगे, तो भी भाई डिवाइड, वो भी तो भी शेषफल वही बचेगा। इसलिए भाई सबको अलग अलग डिवाइड करो और जो शेषफल आए उनकी गुना कर दो। अगर वो शेषफल 24 से छोटा है तो भाई वो शेषफल होगा, और अगर 24 से बड़ा है तो फिर से 24 से डिवाइड कर दो, हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए 24 दूनी 48, शेषफल कितना बचेगा 1, शेषफल देखना केवल शेषफल। ठीक है,
यहाँ पे 24 दूनी 48, शेषफल कितना बचा भाई 3, गुना 24 दूनी 48, शेषफल कितना बचा 6, गुना 24 और ये कितना शेषफल बचा है 6 और 7 13, 13 शेषफल बचा, गुना 24 24 पंजे 120, यहाँ पे शेषफल कितना बचा 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए, गुना के लिए 18, 18 थी 54, 18 थी 54, यानी कि 54 गुना 13, 54 गुना 13/24। तो भाई फिर से 24 से डिवाइड कर लीजिए, 24 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24, 24 दूनी 48, यानी कि 4 तो 6, 6 गुना 13, 13 78, 78/24, 24 से फिर से डिवाइड कीजिए, 24 24 48, 24 थी 72, 24 थी 72, यानी कि शेषफल कितना बचेगा रिमाइंडर 72, 78 में से 72 गए तो यानी कि 6 हमारा क्या बचेगा शेषफल। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अगर 24 से बड़े संख्या है ऊपर तो फिर से 24 से डिवाइड करो, हमें केवल रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर पर फोकस करना है, शेषफल पे, क्योंकि हमसे शेषफल पूछा है। अगर आप सबकी संख्या भी गुणा करते पागलों की तरह, फिर से आप 24 से डिवाइड करते, फिर भी हमारा रिमाइंडर जो है भाई 6 बचने वाला है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डिवाइड कीजिए और फिर रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर की गुणा कर लीजिए। अगर बड़ा है रिमाइंडर तो भाई 24 से डिवाइड कर दीजिए, अगर छोटा है तो वही हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है वो है भाई दौड़ से, है ना, दौड़ से देखते हैं। 40 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, बी ए को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है भाई, बी की चाल बतानी। और ए और बी है, दो लोग दौड़ दौड़ रहे हैं, 400 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, ये रही भाई 400 मीटर की दौड़ है। ठीक है, ए यहाँ से दौड़ना शुरू करता है भाई, ये टोटल कितनी है 400 मीटर की, कितनी है 400 मीटर की। ठीक है, ए की जो स्पीड है वो कितनी है भाई, ए की स्पीड है भाई 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से ए दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, किधर को इधर। अच्छा बी जो है ना भाई, बी 15 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि 15 मीटर, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर बी जो है यहाँ, यह है 15 मीटर, क्या है 15 मीटर, यानी कि बी यहाँ से नहीं दौड़ता भाई, बी यहाँ से नहीं दौड़ता, बी दौड़ता है यहाँ से, बी दौड़ता है यहाँ से। तो भाई बी कितनी बी केवल कितनी कितनी दूरी दौड़ेगा बताओ, बी जो है वो कितनी दूरी दौड़ेगा, आपको वही 400, यानी कि 400 में से 15 जाएगा, यानी कि जो बी है ना, बी को केवल 385 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा, कितना 385 मीटर, हाँ है ना। बताओ ना यार, बी यहाँ से थोड़ी ना दौड़ा है, ए ने कह दिया कि भाई तू 15 मीटर आगे से भाग, क्या करते हैं ने कि तू भाई तू 15 मीटर से आगे से भाग, मैं तो फिर भी पकड़ लूंगा, है बचपन में करते थे ना ऐसे, है ना, कि तू ऐसा कर, तू वहां से भाग, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, देखे वहां तक कौन पहले जाए, ऐसी है ना बोल दे अभी को कि भाई तू आगे से भाग, मैं पीछे से भाग रहा हूँ, देखे किसको आ रहा है। बस इस तरीके से दौड़ चल गया यहाँ पे। तो भाई ए ने क्या कहा है, ए ने बी को 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तू वहां से भाग, मैं ऐसे भागूंगा। ठीक है, तो ए बी को तो भाई 385 मीटर ही दौड़ना दौड़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से किसे हरा दिया भाई इसने, ए ने बी को 10 सेकंड से फिर भी हरा दिया, समझ रहे हैं भाई, ए ने बी को 10 सेकंड से फिर भी हरा दिया। तो आप मुझे बताना, इसको बताना है कि भाई बी की चाल कितनी है, बी की चाल बतानी है, बता नहीं सकते भाई, आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ से इसने, यानी कि ए ने जो है पूरी दौड़ कितने मीटर में खत्म करी होगी, ए ने पूरी दौड़, ए ने पूरी जो दौड़ है, आप मुझे बताइए ए ने, भाई ए की तो स्पीड कितनी है 16 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 400, तो ए की टाइम बताओ, ए ने पूरी दौड़ कितने कितने टाइम में खत्म करी होगी, तो भाई ए का टाइम कितना जाएगा, ए का टाइम आ जाएगा 400/16, तो 16 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 है ना, 16 पंजे 80 मीटर, वो 16 पंजे 80 सेकंड, यानी कि 25 सेकंड में उसने ए ने क्या कर दिया होगा, ए ने वो 400 मीटर की दौड़ फिनिश कर ली होगी। अच्छा ये 25 सेकंड है ना, 25 सेकंड में फिनिश कर ली होगी, लेकिन बी जो ना बी बी से पहले पहुंच गया, बी से पहले पहुंच गया ए, है ना, ए जो है बी से पहले पहुंच गया, कितने सेकंड 10 सेकंड पहले पहुंच गया। देखो सवाल को पढ़ो, सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है 10 सेकंड की, देखो फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से फिर भी हरा देता है, यानी कि बी ने जो पूरी दौड़ खत्म करी होगी ना, बी का जो टाइम होगा बी ने 35 सेकंड में खत्म करी होगी, कितने सेकंड में 35 सेकंड में। बताओ भाई, अगर ये इसको 10 सेकंड से हरा रहा है, 10 सेकंड से इसको हरा रहा है, तो इसने बी ने कितने सेकंड में दौड़ खत्म करी होगी 35 सेकंड में। और भाई दौड़ा कितना होगा भी 385, कितना 385, तो भाई यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन
टाइम होता है। तो भाई डिस्टेंस कितनी दौड़ी इसने बी ने 385, और टाइम कितना था भाई 35 मीटर। तो 35 से कम 35, 35 से कम 35, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ा कौन, बी। कौन दौड़ा भाई, बी की स्पीड है। ठीक है, समझ में आया ना आपको। इस तरीके से आपको करना है, और इस तरीके के भाई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस टाइम पे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत फेमस सवाल है दौड़ का इस तरीके से, इसलिए अच्छे तरीके से इनके नोट्स बनाइए और इन्हें लिख लीजिए। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला सवाल क्या है, 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी, नए घोल में अम्ल की सांद्रता बताने गई। ठीक है, देखिए 40 मीटर में, तो भाई ये बताइए आपको, देखो 60% सांद्रता वाले 40 लीटर, 40 लीटर है, 40 लीटर, इसमें 60% क्या है, 60% है इसमें एसिड। तो भाई 40 का 60% कितना होता है भाई, 40 का 60% बताओ, 40 का 60% कितना होगा। आपको भाई जी 40 का 10% कितना होता है 4, तो 60% कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 लीटर अम्ल है। 40 में से 24 लीटर क्या है, अम्ल है। समझ रहे हैं आप। चलो आगे उसने क्या कहा है, दूसरा जो मिश्रण है, दूसरे मिश्रण में, दूसरा मिश्रण है 35 लीटर का, 35 लीटर का टोटल मिश्रण है, और उसमें 80% क्या है भाई, 80% एसिड है। एसिड कितना है 80%, तो भाई 35 का 10% कितना होता है 3.5। ठीक है, और 8 गुना कितना हो जाएगा भाई ये, यानी कि 8 से 24 और 4, 8 में 40, यानी कि 4 24 4 28, यानी कि 28 लीटर क्या हो जाएगा दूसरे वाले में हो जाएगा अम्ल। तो टोटल अम्ल कितना होगा भाई 24 और 28 कितना होगा भाई 52, 24 और 28 कितना हो गया 24, 24 दूनी 48, और 48 और 4 52 हो गए। ठीक है, अच्छा इसका प्रतिशत पूछा है इसमें, टोटल घोल में इसका प्रतिशत बताना है भाई। तो भाई 52 लीटर है टोटल, वो 52 लीटर क्या है अम्ल है। टोटल मिश्रण कितना का है 40 और 35 75, गुना में 100%। तो भाई 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से कितनी बार जाओगे 13 चौका 52, और 13 चौका नहीं नहीं नहीं, कितनी बार जाएगा भाई ये, 3 से तो नहीं कटेगा अब ये, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 52 की गुना कर दीजिए भाई इसमें सीधा सीधा। 52 चौक कितना होता है 4 दूनी 8, यानी कि 208, 208/3, 208/3। तो भाई 3 से डिवाइड कर ले, 3 संग 18, 28, 3 3 27, 1/3, यानी कि 69 सही 1/3%। 69 सही 1/3% क्या है भाई, टोटल मिश्रण में अम्ल का परसेंटेज है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है 25 और 81 के बीच मध्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई 25 और 81 के बीच में मध्य से अनुपात, मध्य से अनुपात कैसे निकालते हैं भाई हम, मध्य से अनुपात कैसे निकालते हैं, दोनों गुना करके अंडर रूट ले लो, मध्य से अनुपात निकल का आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन निकल का आ जाएगा, है ना। अगर आपको लिखाना, देखिए होता है एक तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन होता है, और एक होता है मीन प्रोपोर्शन होता है। ठीक है भाई, तो भाई अगर आपको ये अच्छे तरीके से देखने हैं तो मेरी एक वीडियो बनी है यूट्यूब पर, है ना, इसको लेकर, इन तीनों टॉपिक को लेकर, रेशो के कंसेप्ट है, जाके वीडियो को देखिएगा, है ना, चैनल पे पढ़िए, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो, इन्हें देख लीजिए, एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में जरूर आता है। ठीक है भाई, तो इन्हें देख लीजिए भाई, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालता है, दोनों गुना करके अंडर रूट ले लीजिए। तो भाई इसका कितना जाएगा 25 का अंडर रूट कितना था 5, और इसका कितना था 9, तो 9 5 45, तो मीन प्रोपोर्शन कितना जाएगा भाई 45 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगर भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा है भाई, एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। देखो भाई पहली जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 40 किलोमीटर की प्रति स्पीड से चलती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन की चाल हमें पता नहीं, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे प्रथम ट्रेन को पकड़ लेती है भाई, देखो भाई यहाँ से चली गई ट्रेन, यहाँ से चली गई पहले वाली ट्रेन, यानी कि पहली ट्रेन चली यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से,
तो मुझे आप बताइए, आप ये 2 घंटे में कितने चल देगी, 2 घंटे में कितनी चलेगी, 2 घंटे में आपको 80 किलोमीटर चली जाएगी, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर चली जाएगी। फिर एक ट्रेन चलिए, फिर यहाँ से चलिए, एक ट्रेन चलिए यहाँ से, यानी कि बी बी ट्रेन चलिए यहाँ से, वो चलिए तो तेज स्पीड से, यानी कि इसको पकड़ लेगी वो, फिर कितनी देर में पकड़ लेगी, फिर वो यहाँ पकड़ लेगी इनको कितनी देर में, लगभग कितनी देर में पकड़ लेगी, वो पकड़ लेगी भाई, ने लिखा है इसमें 4 घंटे पकड़ लेगी, इसको 4 घंटे पकड़ लेगी। तो अब मुझे मुझे बताओ बी की स्पीड कितनी होगी, तो भाई यहाँ से सापेक्ष काल का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि कितना कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ से, यानी कि स्पीड बी टू की स्पीड माइनस बी टू की स्पीड जो है, सॉरी, ट्रेन बी की स्पीड, ट्रेन बी की स्पीड में से ट्रेन ए की स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना, बराबर डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 80, और ये 4 घंटे पकड़ रही है, ठीक है, 4 घंटे में, सॉरी। तो यहाँ से मुझे बताना है स्पीड, बताना है बी की, तो ट्रेन बी, है ना, स्पीड बी माइनस कितना है 40, बराबर 4 से कितने बार जाएगा, 20 बार, 20, तो स्पीड जो है बी की कितनी हो जाएगी भाई, 40 और 20 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कि ट्रेन बी की जो लंबाई, वो ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट को अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि जो ये है सापेक्ष काल का कॉन्सेप्ट है भाई। पहले ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 2 घंटे में कितनी चली जाएगी, आपको कहोगे भाई 2 घंटे में चली जाएगी 80 किलोमीटर, तो भाई 80 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को, है ना, वो स्पीड उसकी ज्यादा है, तो ज्यादा वाली में से कम घट जाएगा, घटेगा क्यों, क्योंकि भाई ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर भाई विपरीत डायरेक्शन में आते तो ये भाई जुड़ जाती, इनकी स्पीड क्या हो जाती, जुड़ जाती, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ से भाई ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल भी सिंपलीफिकेशन से है, यह 1 - 7 बटे 1 - 1 बटे 1 + 7 बटे 1 - 7, 1 - 7, इसको सोल्व करना है भाई। देखिए ये तो आसान सा लग रहा है, इसको तो सोल्व कर सकते हो आप, कैसे करेंगे बताओ भाई। देखो 7 - 7 में से एक गया तो 6 बचा भाई, माइनस का 6, तो माइनस का 6, तो माइनस को इसको, ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस कर देगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 7/6, माइनस का 7/6 है ना, माइनस का 7/6, ठीक है, हो सकता है ना ऐसे, माइनस का 7/6। अब इनका एलसीएम लेके, जब इनका एलसीएम लेके तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6, कितना हो जाएगा भाई, देखो 6 कम 6, 6 कम 6 7 में 6 का 1, यानी कि माइनस का 1/6, और ये माइनस माइनस प्लस है, ये क्या है भाई, माइनस माइनस प्लस है, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 है ना, प्लस का 1/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, देखो ये हो जाएगा +1 1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 6, 1 + 6 यानी कि 7, 1 + 6 7, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे पूरा, इसकी जगह मैं पूरा लिख सकता हूँ काट के 7, क्या लिख सकता हूँ भाई 7, 7 लिख सकता हूँ, तो 7 से 7 कट जाएगा, एक बार 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना आप। चलो आसान था, ये तो आसान था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या है भाई, चीनी की कीमत में 6.25% की कमी होने से एक आदमी 120 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है, प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत बताइए। भाई देखिए, जो खर्चा होता है भाई, व्यय जो होता है, व्यय, व्यय यानी कि खर्चा जो होता है, खर्चा बराबर होता है भाई किसके, खर्चा बराबर होता है कीमत गुना खपत के, कीमत गुना खपत, है ना, कीमत गुना खपत, यानी कि खपत अगर बढ़ेगी और हमें खर्चे को सेम रखना होगा, तो हमें, सॉरी, कीमत अगर बढ़ेगी, अगर हमें खर्चे को सेम रखना होगा, तो भाई हमें खपत अपनी कम करनी पड़ेगी, समझ पा रहे हैं आप, कम करनी पड़ेगी, यानी कि खर्चा बराबर होता है कीमत गुना खपत के, कीमत गुना खपत के, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, कीमत जो ना भाई, कीमत 6.25% की क्या होगी, कमी होगी कीमत में, यानी कि 6.25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मुझे बताइए आप, 6.25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आपको कहोगे भाई जी 6.25 को वैसे तो 1/16 होते हैं, निकालना बता रहा हूँ आपको, 100 है, पॉइंट रहेगा, 2 जीरो लगा देंगे, तो 25 25 625, और 25 चौका 100, 400 हो जाएगा ये, और फिर 25 चौका 100, यानी कि 1/16 कितनी हो जाएगी भाई, 1/16। इसका मतलब क्या है, कीमत जो है कमी आ गई, कितनी कमी आ गई, 1/16, यानी कि 16 से कितनी हो गई भाई, चीनी कीमत, कीमत देखो कीमत,
चीनी की कीमत में कितनी हो गई भाई? 16 से 15 रुपए की होगी। पहले अगर 100 रुपए की चीनी आती और 16 रुपए की 1 किलो चीनी आती, अब कितनी आने लगी? 15 रुपए की 1 किलो चीनी आने लगेगी। अच्छा, खपत क्या होगा भाई? खपत इसका उल्टी हो जाएगी। खपत क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर पहले 16 रुपए में, तो 16 रुपए में 16 रुपए की चीनी आती, 15 15 किलो आ रही थी, ठीक है। अब 15 रुपए में कितनी आ रही है? 16 आ रही है, ठीक है। 16 किलो चीनी वाली है, ठीक है। ये कीमत की क्यों? क्योंकि भाई कमी हो गई ना कीमत में। पहले 15 रुपए 16 रुपए, 16 रुपए की 15 किलो आ रही थी, और अब 15 रुपए में 16 किलो आ रही है। कितने कितनी चीनी चीनी अधिक आ रही है? आप कहोगे जी 1 यूनिट अधिक आ रही है, 1 किलो चीनी अधिक आ रही है। लेकिन सवाल में कितने दिया है? यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू एक ही दी है, ठीक है। तो यानी कि 1 गुना हो जाएगा। तो भाई आप मुझे बताइए, अगर 16 किलो चीनी आ रही है, कितने रुपए में आ रही है भाई? अब आ रही है 1 किलो 120 रुपए में 16 किलो चीनी आ रही है। तो 1 किलो चीनी कितने में आएगी भाई? 1 किलो चीनी आएगी बटे 16। 16 से डिवाइड कर लेंगे। 16 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, और फिर 16 पंजे 80, यानी कि 7.5, 7.5 रुपए, 7.5 रुपए किलो चीनी आ जाएगी। यानी कि 1 किलो चीनी कितने की आ जाएगी? 7.5 रुपए की, ठीक है। ये क्या है? 16 किलो चीनी अब आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले देखो कीमत जो है ना, कीमत कम हो गई तो चीनी हम ज्यादा खरीद रहे हैं, चीनी ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन पहले क्या थी? चीनी कितनी थी? 15 किलो चीनी आती थी, ओनली कितनी? 15 किलो। अगर वो पूछता पहले वाला बताओ, पहले वाला मूल्य, तो भाई 120 से डिवाइड कर देंगे 15, 120 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 अट्ठे 120। पहले 8 रुपए किलो चीनी आती, कितनी आती? 8 रुपए किलो। अब कीमत के कमी होने से कितने रुपए की चीनी आ रही है? 7.5 रुपए किलो, ठीक है। 7.5 रुपए किलो क्यों आ रही है? क्योंकि भाई जी कीमत की वो चीनी की कीमत में साढ़े 6.25% की क्या हो गई? कमी हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है खपत खपत जो है ना, अब खपत भी हमारी ज्यादा हो गई, और चीनी जो है 7.5 रुपए किलो हो गई, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? एक आदमी ने 4% हानि पर एक शर्ट खरीदी और शर्ट 960 में बेची, है ना। उसने एक स्वेटर को 120% लाभ पर 840 रुपए में बेचा। देखो भाई 4% पर बेची, 4% की हानि पर बेची, यानी कि 96% पर बेची, है ना। 4% की हानि, यानी 16 में से माइनस कर देंगे। अगर 4% की हानि में बेच रहे हैं, लेकिन बेच कितने में रहा है भाई वो? 960 में। 10 गुना है ना, कितना है? 10 गुना। तो सीपी कितना आ जाएगा इस शर्ट का? सीपी आ जाएगा भाई, सीपी तो 100% होता है हमेशा, 100% की वैल्यू कितनी देगी? 1000। ये कितना आ गया? इसका सीपी आ गया, ठीक है। चलो दूसरी जो शर्ट है, दूसरा जो स्वेटर है, दूसरे स्वेटर को 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120% पर बेच रहा होगा, ठीक है। अगर देखो हानि होती है तो 100 में से उतने ही घटा देते हैं, और अगर लाभ होता है तो 100 में उतने जोड़ता है। अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देगा, तो यानी कि 120% पर उसने स्वेटर बेचा, यानी कि 120% की वैल्यू कितनी दी है उसने? 840 रुपए। 840 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया यहाँ से? स्वेटर का सीपी कितना आ जाएगा? तो यहाँ से देख लीजिए, 12 7 84, यानी कि 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 700 रुपये आ गया किसका? 700 रुपये आ गया इसका, सीपी आ गया। तो भाई टोटल सीपी कितना हो गया? 1700 रुपये। टोटल सीपी कितना हो गया? 1700 रुपये। और टोटल एसपी कितना हो गया भाई? टोटल एसपी बताओ। 960, और 960, और ये कितना है? 840। तो कितने हो गया? 9 8 17, और 9 8 17, और भाई ये होगा 18, है ना, 18। ये कितना होगा भाई? 18, यानी कि 1800 रुपये इसका क्या होगा? टोटल सीपी होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? सॉरी, एसपी होगा टोटल, एसपी होगा, एसपी और ये टोटल होगा सीपी। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये का यहाँ पे क्या होगा? इसका प्रॉफिट। 100 रुपये का यहाँ पे क्या होगा? इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है भाई? अगला सवाल में क्या है? ए की घात 9 गुना बी की घात 9 गुना सी की घात 3। ए की घात 9 गुना बी की घात 9 गुना सी की घात 3, ये तो आसान है। बटे ए की घात 7 गुना बी की घात 5 गुना, तो क्या हो जाएगा? सी की घात 2। सी की घात 2। देखिए भाई डिवाइड में क्या होता है भाई? डिवाइड में घात घट जाते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर 2 9 है, ये 7 है, तो 7 चली जाएगी तो एक की घात 2 बचेगी, गुना यहाँ पे 5 है, बी की यहाँ पे 9 है, तो यहाँ ये चली जाएगी 4, 5 चली जाएगी तो बी की कितने बचेगी? 4, गुना सी की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो सी की कितने बचेगी? 1, यानी कि
ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, यानी कि ए की घात 2, बी की घात 4, सी की घात 1। तो ए की 2, बी की 4, सी की 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आसान था ये तो, सिंप्लीफिकेशन का। ये भी भाई आरपीएफ एसआई में 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट सवाल है ये भी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिश कीजिए, अगला सवाल करो। एक्स 1/4 काम को 10 दिनों में कर सकता है, वाई 40 दिनों में 4 दिनों में 40% काम कर सकता है, जेड 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो कार्य को कौन सबसे पहले पूरा करेगा, जल्दी बताओ। ग्रुप डी में सवाल पूछा गया 2007 में, बढ़िया सवाल है एकदम। इफिशियंसी निकाल लो इनकी, जिसकी इफिशियंसी सबसे कम होगी वही उस काम को सबसे पहले कर देगा। ठीक है भाई, एक्स जो है, एक्स 1/4 काम कर रहा है, 1/4 काम कर रहा है कितने दिनों में, 1/4 काम कर रहा है 10 दिनों में, 10 दिनों में। भाई अगर एक्स एक्स 1/4 काम 10 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, 10 तो 40 में। एक्स पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, 40 दिनों में, कितने दिनों में, 40 दिनों में। वाई पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, भाई वाई जो है ना, वाई पूरा यानी कि 40% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है 4 दिनों में। 40% काम यानी कि 2/5, 2/5 काम कर रहा है कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो भाई मुझे बताइए, पूरा काम 2 और 2 5 10, पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, 10 दिनों में। भाई कितने दिनों में कर देगा, पूरा 10 दिनों में। एक्स कितने दिनों में कर देगा, 40 दिनों में। अच्छा जेड क्या है, जेड 1/3 काम 13 दिनों में कर रहा है। जेड जो है 1/3 काम कितने दिनों में कर रहा है, 13 दिनों में करना है। तो 13 3 39, यानी कि जेड जो है 39 दिनों में पूरा काम करेगा, 39 दिनों में पूरा काम करेगा। तो आप मुझे बताओ, सबसे फास्ट काम कौन करेगा यहाँ पे, सबसे फास्ट काम कौन करेगा, जल्दी बता दो। भाई 39 दिनों में करेगा पूरा काम, वाई करेगा 10 दिन में, एक्स करेगा 40 दिन में। तो भाई सबसे फास्ट तो ये करेगा ना, वाई। सबसे फास्ट कौन करेगा, वाई करेगा। तो भाई वाई वाई जो है, वाई 10 दिनों में ही काम को पूरा कर देगा, फिनिश कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर भी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाई सबसे फास्ट करेगा। सबसे लेट कौन करेगा, सबसे लेट करेगा एक्स करेगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखते हैं भाई। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। ठीक है, इन छात्रों में से 42% छात्र है, 42% छात्र है भाई, 42% छात्र हैं जो है भाई 81 से 100 के बीच में लेकर आए। कितने में, 81 से 100% अंक लेकर आए। 25% छात्र ऐसे हैं जो 61 से 80 लेकर आए हैं। 25% छात्र ऐसे हैं जो 61 से 80% अंक लेकर आए। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। और जो शेष है 41 से 60% लेकर है, जो शेष है। बाकी बाकी कितने बचे बताओ, 42 और ये कितने हो गए, 25, 42 और 25, तो कितने हो गए, 60 और ये 67, यानी कि बचे कितने, 33%। 33% बाकी बचे हैं, वो लेकर आए होगे कितना, 41 से 60% लेकर आए होगे, हाँ है ना। तो उसने क्या पूछा है भाई, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनको 41 से 60% अंक मिले हैं। भाई बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 41% बताना है, कितने का, 500 का, 500 का 33%, सॉरी 500 का 33% बताना है बस, और कुछ नहीं करना। 20 से 2% से 2 जीरो कर जाए, तो 5 से 15, 1 5 से 15 1 16, यानी कि 165 छात्र ऐसे हैं जो भाई 41 से 60% अंक लेकर आए, 41 से 60% अंक लेकर आए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो वे छात्र जिनके 81 से 100 के बीच में आई है। 25% ऐसे छात्र जिसके 61 से 80 के बीच में आई है। 33% भाई, बाकी कितने बचे, 100% बच्चे थे, 100% में से 42 हो गए, 25 हो गए, तो बाकी जो बचे वे 41 से 60% अंक लेकर आए हो गए, हाँ है ना। तो भाई 33 का 500 टोटल है, 500 का 33% कितना होता है, 165 छात्र। 165 छात्र ऐसे हैं जिनके जो अंक है, जिनके जो मार्क्स है 41 से 60% के बीच में। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक बॉक्स एक बॉक्स में अनुपात 6:7:7 तीन अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ठीक है, पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 5 3 है। देखो भाई, सिक्कों का अनुपात जो है वो कितना है, 1 रेसो सॉरी 6:7, 6:7:8। बहुत बढ़िया। तीन अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों का मूल्य है भाई, पुराने सिक्कों का मूल्य जो है कितना है, 1 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, और भाई 10 रुपए, 10 रुपए। तो भाई इतने का अनुपात में जरूरी नहीं है भाई, देखो इसका मतलब है भाई ये अनुपात दिया होता है, अनुपात। अनुपात भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, आपको भी पता होगा। अनुपात जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। भाई एक के 6 सिक्के हैं,
एक के 6 सिक्के मान के चल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मान के चलो भाई एक के 6 सिक्के हैं, तो भाई उस बॉक्स में कितने रुपए हो जाएंगे? 6 प्लस 5 के 7 सिक्के हैं, मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 नहीं है, वैसे 7 नहीं है, मान के चलो, मान के चलो, 5 के 7 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएगा? 5 7 35 रुपए हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। प्लस 10 के 8 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएगा? 80 रुपए हो जाएंगे, 80 रुपए हो जाएंगे, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे भाई? टोटल आपको होगा भाई 80 और 35 कितना हो गया? 115, 115 और 6 121, 121 रुपए हो जाएंगे। सवाल का अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग 121 है, लेकिन सवाल का अकॉर्डिंग कितने? 887 रुपए। कितने रुपए? 887 रुपए। कितने गुना है भाई? कितने गुना है भाई? लगभग लगभग ये 7 गुना दिख रहा है मुझे, 12 7 84, कितना है? 7 गुना। तो उसने क्या कहा है? 10 के सिक्कों के मूल्यों की संख्या, 10 के सिक्कों के मूल्यों की संख्या बतानी है भाई। 10 के सिक्के कितने हैं? 10 के सिक्के कितने? 8। 10 के कितने सिक्के? 8। तो 8 7 56, 8 7 56, कितने हो जाएगा भाई? 56। चलो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह दिया है, 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि, समान राशि पर प्राप्त ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो गणना निवेश की गई राशि की गणना कीजिए। ठीक है भाई, इसको आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बढ़िया है ना। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और फिर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, और ये क्या दिया? 32 रुपए दिया है, उसको बराबर रख दीजिए और फिर आपको 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है भाई, तो भाई कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी आपको समझ नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको समझाने की अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो के लिए भी और अगले मॉक टेस्ट के लिए भी आप रेडी हो जाइएगा। जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराई है, हर एक कॉन्सेप्ट को भाई अपनी कॉपी में लिखिएगा बेहतरीन लेवल पे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।